8वीं बोर्ड के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आप लोगों ने 1 से 25 तक प्रश्नों को हल देखा होगा। इसमें 26 से 50 तक प्रश्नों को हल देखेंगे और इस बोर्ड मॉडल के दूसरे पार्ट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है आयलर सूत्र a + b = e + 2 यानी आयलर सूत्र दिया हुआ के लिए कौन सही नहीं है। सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सही है नहीं देखेंगे, सही नहीं है ना। इसलिए कोई भी परीक्षा में क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। हम लोग देखेंगे सही है तो ये एक ही ऑप्शन देखेंगे सही, उसको आंसर मार के निकल जाएगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। सही नहीं है यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें 3 निश्चित रूप से सही है, 1 गलत है। वो गलत क्वेश्चन को हमको ढूंढना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं आयलर सूत्र है क्या। a + b = e + 2। f क्या है, फिश यानी फलक, ठीक है। b वर्टिसेस, ये क्या होता है, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। e एज, ये क्या हो गया, किनारा, ठीक है। अब हम सब जान गए इसकी संख्या। देखिए एक फलक की संख्या है, राइट है। भी बिंदुओं की संख्या है, भी जबकि बिंदुओं की संख्या नहीं है, ये शीर्ष बिंदु की संख्या है, वर्टिसेस है ना। तो यहीं पर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बाकी देखते हैं ई किनारों की संख्या, ये भी राइट है। 2 संख्या है, 2 ये केवल संख्या। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर भी हो गया। अब चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय नहीं है शब्द में ध्यान दीजिएगा, त्रिविमीय नहीं है यानी बाकी शब्द त्रिविमीय होगा, एक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आयत, प्रिज्म, घन, शंकु। शंकु जानते हैं त्रिविमीय है, घन भी त्रिविमीय है, प्रिज्म त्रिविमीय है, आयत है सो त्रिविमीय नहीं है, यानी ये द्विविमीय है, 2D। त्रिविमीय को क्या कहते हैं, 3D भी, कहीं 3D भी लिखा हुआ रह सकता है ना। तो ये आयत हो गया आपका, त्रिविमीय नहीं है। फिर उसी आयलर सूत्र पर ये क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है। तो अभी लिखे a + b = e + 2, ये हमारा आयलर सूत्र है। ये बाकी तीनों क्या है, रॉन्ग है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा है आयलर सूत्र इस तरह से लिखा हुआ भी रह सकता है, उसको भी राइट मानेंगे। a + b - e = 2, ये e उधर चला गया, a + b - e = 2, इसको भी राइट मानेंगे, ऐसा रहेगा तो ठीक है। केवल ई को लेफ्ट ले गया था, हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं तो लेफ्ट ले जाते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, सूत्र वही है। 29 नंबर, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। सीधा सीधी फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें, तो फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, πr²। यहाँ त्रिज्या r दे दिया है, ठीक है। यहाँ त्रिज्या जो रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ होगा, यानी πr²। ये हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है। इस तरह से ये 4 प्रश्न का हल हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। यहाँ पर क्या है, भुजा की लंबाई को दर्शाया गया है, PQ, PR, QR ये सब लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि त्रिभुज के विषय में किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ना बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइन देखिए, 2 भुजाओं का योग छोटी है, यहाँ साइन क्या दिया, छोटी का। 2 भुजाओं का योग छोटी है, फिर 2 भुजाओं का योग छोटी है, केवल बड़ा यहाँ पर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी। एकदम स्पष्ट है। ये तीनों ऑप्शन में क्या छोटा लिखा हुआ है, 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजा। यहाँ भुजा नहीं देखना है PQ की, PR है कि PR है कि QR है, ठीक है। ये हो गया। 31 नंबर में है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसमें रफ थोड़ा सा करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, जो विकर्ण दोनों दिया है गुणनफल, यानी 24 गुणे 10। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 100
20। आगे फॉर्मूला 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब आ जाइए 32 नंबर। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। उसी तरह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है इसका फॉर्मूला क्या, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग दोनों को जोड़ लिखना है ना। तो समांतर भुजा कौन कौन है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 8 + 10 गुने ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 5। इसको हल करेंगे रफ में थोड़ा सा, 1/2 गुने 8 10 18 गुने 5, काट देंगे इसको, 2 9 18, 9 बचे 45, 8 10 18, तो यहाँ पर 9 बचे 45, 45 दिया हुआ है, 45 से राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर आयतन होगा। ठीक है, तो घन का आयतन जानते हैं हम लोग, भुजा का क्यूब है ना, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो भुजा क्या है 5 है, तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, 5 × 25 125, और 125 यहाँ भी है ना। तो जब भी आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर में कैसे होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, 3 बार हुआ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो स्क्वायर वाला हमारा आंसर नहीं होगा, स्क्वायर किस में आएगा, क्षेत्रफल में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान दे करके, ऐसा नहीं केवल डिजिट 125 मिल जाने से आंसर मेरा राइट हो जाएगा, है ना। तो हमको ध्यान देना है, इकाई पर भी ध्यान देना है। 34 नंबर में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग घन में देखेंगे कि कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, और सभी क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई माने L², तो 6 फेस हुआ क्या हो जाएगा, 6L²। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर सब डिफरेंट है ना, सेम रहता तो घन होता। ये घनाभ हो गया, और घनाभ का आयतन बराबर जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने V गुने H, यानी तीनों को गुना कर देंगे, 10 गुने 5 गुने 3, गुना कीजिए, 10 बचे 50, 50 दिया 150, 150। फिर यहाँ पर यूनिट क्या होगा, क्यूब में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 150 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है, तो ये आंसर हो गया। 150 यहाँ भी है लेकिन स्क्वायर में, तो ये नहीं होगा, इधर तो होगा ही नहीं, 190 है। अब आ जाइए 36 नंबर, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन होगा। आयतन, बेलन का हम लोग आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, πr² h, πr² h, है ना। तो 22/7 हुआ। त्रिज्या देखते हैं, त्रिज्या पहले क्रमशः मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 गुने 7 का स्क्वायर हो गया, गुने ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा हल कर देंगे, 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 5। ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35, 35 को 22 से गुना कर देंगे, 2 बचे 10 का शून्य हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 2 बचे 10 का शून्य हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 0 770, 770 भी आयतन है, 770 क्यूब वाला लेंगे, 770 एक क्यूब वाला है ना, यहाँ भी 770 है लेकिन स्क्वायर वाला, तो हमारा क्यूब वाला आंसर लेना है। एक अगर इकाई को भी ध्यान में रखना है हमको हमेशा, ऐसा ऑप्शन में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है। तो वर्ग अंतराल में ऐसा लिखा रहेगा, तो ये शुरू वाला निम्न सीमा और बाद वाला क्या हो जाएगा, अधिकतम सीमा, है ना। तो निम्न सीमा क्या है, 15 है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर क्या है। ठीक है, परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा में ढूंढेंगे उस और छोटा से घटा देंगे। सबसे बड़ा देखिए कौन है, 12 है, और सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 12 में 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 10।
तो परिसर कितना हो गया 10। 39 में विराम चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया 5 और ये 3 8, ये आंसर हो गया। वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह जब निकालने कहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे, यानी 20 और 30 जोड़ देंगे, हो गया 50 और 50 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो हमारा क्या हो गया 25, ये वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा, इसको हल करेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 10 दही 100, ये 100 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 325। आगे आंसर 5 का स्क्वायर 25 मात्र होगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। आंसर क्लियर है। अब 1000 का घनमूल निकालना है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं क्या 10 गुने 10 गुने 10, तो घन क्या हुआ 3 में से 1, तो 10 आ गया। याद भी हो सकता है आप लोगों को। मूल बिंदु के निर्देशांक है, ग्राफ जब खींचते हैं तो मूल बिंदु क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ x का मान क्या होता है 0 और y का मान भी 0 0 0, लेकिन 2 जगह 0 0 लिखा हुआ है। निर्देशांक लिखने का क्या रहा है, ये छोटे ब्रैकेट में ही लिखना है इस तरीके से, इसलिए ये राइट होगा, ये राइट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, यहाँ कहने का मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0। और 44 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। मैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए चतुर्थांश के विषय में। ये x x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये x का इधर प्लस है, इधर प्लस जाता है x का, और y का इधर प्लस जाता है। ठीक है। तो ये चतुर्थांश जो हुआ यहाँ पर क्या होगा, x का मान प्लस में होगा और y का मान भी प्लस में होगा। ठीक है। अब इधर प्लस में गया तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा x। ठीक है। और तब ये बॉक्स में देखेंगे x का मान क्या होगा माइनस में होगा और y का मान क्या है इधर प्लस में होगा। ठीक है। ये समझ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ किस चतुर्थांश में आएगा इसमें। अब यहाँ इसमें जाएंगे, पहले x का देखेंगे, x किसी में है x माइनस में, और y इधर नीचे आया तो y भी क्या होगा इधर माइनस में, तो y भी माइनस में। ठीक है। अब इसमें आइए, x प्लस में गया है लेकिन y माइनस में। ठीक है। अब सब देख लिए हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं 4 प्लस में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, इसमें है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो प्लस और माइनस किस में आ गया चतुर्थ, किस चतुर्थांश में आ गया चतुर्थ में। ठीक है। 45 नंबर में है, बिंदु ए 5 3 का x निर्देशांक है। बताए पहले ही कि शुरू वाला x बाद वाला y, x का ये है निर्देशांक, तो ये हो गया आपका x का निर्देशांक 5। बिंदु -3 -5 का y निर्देशांक, तो y बाद वाला शुरू वाला x का है, तो -5 क्या है यहाँ पर, ये भी आंसर हो गया। फिर बिंदु C 3 -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, निर्देशांक दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, चाहे किसी भी चतुर्थांश में उसे कोई नहीं फर्क पड़ता है, यानी ये एक बिंदु का निर्देशांक है, एक बिंदु दिया हुआ है। मान लो एक बिंदु दिया हुआ है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक रेखा ऐसे खींची जाती है, एक रेखा ऐसे खींची जाती है, ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है, यानी क्या है एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। 48 में एक पास में कितनी संख्या होती है, तो चूंकि 6 फेस होता है तो क्या हो जाएगा 6 आपकी संख्याएं होगी। ठीक है। 49 नंबर में, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ये चैप्टर आप लोग प्रायिकता चैप्टर से है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब हम पासे में जानते हैं क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं अंकित रहती है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विषम संख्या प्राप्त, तो विषम कितनी संख्या है 1 3
5 यानी 3 विषम संख्या, तो आप 3 लिखे ऊपर में। और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कैंसिल कर देंगे, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 1/2 या 500 हो गया। फिर उसी तरह एक थैले में 4 लाल और 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे ये गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रयत्न करें, लाल गेंद के आने का संभावना कितना है? तो लाल गेंद टोटल कितना है? 4। और बॉक्स में क्या है? ये थैला में टोटल 4 और 3 7, 7 में से 4 आने की संभावना है, तो 4/7 इसका ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन इसका है ए 4/7, बी 1/4, सी 1/7 और बी 4/3। तो आंसर हो गया 4/7। ठीक है, इस तरह से कुल 50 प्रश्न पूरे हुए दोनों वीडियो मिला करके। और आगे भी हम मॉडल सेट दूसरा लाएंगे। एक सेट 50 प्रश्नों का हो गया, दो वीडियो मिला करके। आशा करते हैं आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। और अब तक जो भी नहीं सब्सक्राइब किएंगे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम 8 के बाद आपके लिए 9 क्लास के भी मैथ चैप्टर वाइज लाएंगे और मॉडल क्वेश्चन भी 9th में भी देंगे। धन्यवाद।